किनेमैटिक्स के अंदर आपको पढ़े हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है पाइप के थ्रू कैसे फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप। अपना इसी के अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड के अंदर एक पाइप जो होती हैं, पाइप्स जो है डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की होती है और ज्यादातर जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस की होती है, ठीक है, पाइप। तो पाइप के अंदर कैसे फ्लो होता है उसके बारे में अपन ने जानना है। तो आज का टॉपिक है फ्लो थ्रू पाइप, ठीक है। पाइप के अंदर से कैसे फ्लो होता है, पाइप फ्लो थ्रू पाइप, पाइप्स के अंदर से कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कितने तरीके की पाइप्स होती हैं। पाइप्स जो है वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की होती हैं। पाइप इज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और एनी पर्टिकुलर डायमेंशन और सेम डायमेंशन उसकी चलती है। और उसके अंदर जो है अलग अलग जो है उसके अंदर पार्ट्स जो होते हैं उसको कनेक्ट करके पाइप को लॉन्ग डायमेंशन दी जाती है, लॉन्ग लेंथ दी जाती है, ठीक है। तो द फ्लो टेक्स प्लेस इनटू ए पाइप इज नोन एज फ्लो थ्रू पाइप। जो पाइप के अंदर फ्लो होता है उसको बोलते हैं फ्लो थ्रू पाइप। और ये फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, फ्लो थ्रू पाइप्स, टाइप ऑफ पाइप फ्लो, टाइप्स ऑफ पाइप फ्लो। पाइप फ्लो कितने तरीके के होते हैं, वही सारा जो है सिस्टम सेम है। फ्लो जो होता है वो सेम ही हो सकता है। स्टडी फ्लो हो सकता है जो आप पढ़ चुके हैं, स्टडी फ्लो। दूसरा कौन सा होता है, अनस्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। फ्लो जो हो सकता है स्टडी फ्लो हो सकता है, अनस्टडी फ्लो हो सकता है, कंप्रेसिबल हो सकता है, इनकंप्रेसिबल हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है। उसके बाद और कौन सा है इसके अंदर, रोटेशनल फ्लो हो सकता है, रोटेशनल, सारे सेम है, ठीक है। लेमिनार फ्लो हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट। तो इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसके बारे में आप पहले जान चुके हैं, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। लेकिन ये होता है आपका जो फ्लो है, ठीक है, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना फ्लो के टाइप। अपन ने पढ़ लिए कि कौन कौन से तरीके के फ्लोज होते हैं, लेमिनार, टर्बुलेंट, ये सारे अपन ने पढ़े हुए हैं पहले। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, इसको कहते हैं पी से डिनोट करते हैं। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, कितना एरिया, द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन liquid and the surface of pipe या channel, surface of channel, ठीक है। जिस चैनल के अंदर वो चल रही है उसका सरफेस और लिक्विड के बीच में जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, एक दूसरे की लाइंस जो टच में आ रही हैं, उसको बोलते हैं, उसकी टोटल लेंथ को, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अब जैसे ये एक ओपन चैनल है, ठीक है, ये आ गया एक ओपन चैनल, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये अर्थ है नीचे और इसके ऊपर ये चैनल बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इतनी ऊंचाई तक जो है वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, वाटर। तो वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग बिटवीन लिक्विड एंड जो भी इसके अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये क्या है, लेंथ 1 L1, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, लेंथ 2 L2, और यहां से लेकर इस एरिया तक, यहां तक ये वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इतना सरफेस वाटर के टच में आ रहा है, ठीक है, इतना सरफेस क्या हो रहा है, वाटर के टच में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, L1 प्लस L2 प्लस L3,
लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 प्लस लेंथ 3 इज इक्वल टू टोटल पी। उसको किससे लिखेंगे? वेटेड पेरीमीटर से। तो वेटेड पेरीमीटर के बारे में पता चला क्या होता है। वेटेड पेरीमीटर जो होता है वो टोटल जो भी उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन वाटर एंड सरफेस जिस भी चैनल के अंदर वो चल रहा है उसकी टोटल लेंथ, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना, उसको क्या कहते हैं? वेटेड पेरीमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पक्का आता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। द डेप्थ ऑफ वाटर दैट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, जो क्या है वेटेड पेरीमीटर, द मीन डेप्थ इज डिफाइंड एज द जो एरिया को डिवाइड कर दे उसके वेटेड पेरीमीटर से। ठीक है, जो रेशियो है एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ area of cross section to the wetted perimeter। तो ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द वेटेड पेरीमीटर। उन दोनों का आपस में जो है रेशियो है ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, पी से जिसको अपन लिखते हैं। ठीक है, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पी क्या है? वेटेड पेरीमीटर। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? आपका टोटल हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बन गया। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? किसी चीज का एरिया आपको दे रखा है, ठीक है, उसकी जो है उसकी जो परिधि होती है उसको अपन, जैसे ये है एक चैनल है पाइप, ठीक है, पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है ऊपर तक, बिल्कुल पूरा फिल कर रखा है उसने। ठीक है, अब अपन ने इसका क्या करना है? इसको अपन ने इसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट करनी है। तो इसका एरिया का क्या फार्मूला होता है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया का फार्मूला, डिवाइडेड बाय अब इसका जो है सर्कमफ्रेंस जो है वो क्या है? कितना टच में आ रहा है? तो ये सारी यहां से लेकर ये टोटल जितना ये इसका सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, वो सारा जो है टच में आ रहा है, वेटेड, सारा वेटेड हो रहा है। ठीक है, तो उसको सारे को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है? पाई इंटू डी। ठीक है, इसकी परिधि, इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने का एरिया होता है पाई इंटू डी। इट मींस अगर इसके ऊपर एक जो है कोई भी रस्सी लेके उसके ऊपर चढ़ाया जाए तो यहाँ तक ये रस्सी चढ़ेगी, उसकी लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू डी करके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका वेटेड पेरीमीटर हो गया। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है? इट इज द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ चैनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, उससे डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इन द केस ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल के मामले में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे निकाली जाएगी? इसके अंदर क्या हो गया? फ्लूइड जो है वो कुछ इतने लेवल तक है। ठीक है, और इस लेवल दे रखा है आपको कि कितने लेवल तक है? इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर्स, और ये चैनल का जो डेप्थ है, जो चौड़ाई है, उसको दे रखा है आपने 20 मीटर। ठीक है, आपने क्या निकालना है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालनी है। सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर कितना आएगा? सबसे पहले ये लेंथ पता होनी चाहिए आपको L1, ये लेंथ पता होनी चाहिए L2, और ये लेंथ पता होनी चाहिए यहां से यहां तक L3। इतना जो है वेटेड हो रहा है सरफेस, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो L1 कितना है? 10 मीटर, L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ पे L1 जो है इतना एरिया है जो कि 10 मीटर के बराबर है, L3 भी 10 मीटर के बराबर है, और नीचे वाला जो है वो 20 मीटर के बराबर है। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। ये क्या आ गया? वेटेड पेरीमीटर आ गया। और एरिया कितना आ गया? एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से लिखते हैं, ये पी आ गया, पी इज इक्वल टू 40। एरिया कितना आएगा इसके अंदर? 20 इंटू 10,
एक आर्म ये वाली और एक ये वाली रेक्टेंगल का एरिया ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, आपका दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन ने क्या निकालना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, a डिवाइडेड बाय p। तो एरिया कितना आ गया यहाँ पे 40 मीटर और वेटेड पेरीमीटर कितना आ गया 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ गया नीचे और ऊपर 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है 0.2 मीटर। तो ये क्या आ गया आपका 0.2 आएगा, सॉरी, तो ये क्या आ गया आपका आ गया हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास जो है ऐसे वेटेड पेरीमीटर कैलकुलेट करने का, सॉरी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और ऐसे आप इसके अंदर सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं, सॉरी एरिया 200 मीटर स्क्वायर था, एरिया ऊपर आना था, उसमें अपन ने कुछ थोड़ी सी गलती कर दी, जो था 40 वो वेटेड पेरीमीटर था, p इज इक्वल टू 40, और जो एरिया था वो 200 था, तो 200 डिवाइडेड बाय 200 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 मीटर, ऐसे आएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 जो है मीटर से मीटर कट गया तो अकेला मीटर रहेगा, ये क्या है 5 मीटर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आ गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो टोटल जो फोर्स है वो कहाँ पे वेरी कर रही थी, वो ऊंचाई से ऊपर से लेके 5 मीटर बॉटम तक, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पर वो क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, सबसे ज्यादा फोर्स हाइड्रोलिक फोर्स कहाँ लग रही है, वो उसके टॉप से जो है 5 मीटर नीचे, वहां पे उसका मीन है, वहां पे उसका जो है अगर अपन ने कुछ भी फोर्स कैलकुलेट करनी है तो वहां से कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स जो कि पाइप के अंदर वर्क करते हैं। तो कौन कौन से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स हैं, वही टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है HGL से लिखते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, ये होती है HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन होती है, टोटल लाइन जिसके ऊपर टोटल वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, प्रेशर हेड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, इसके अंदर क्या रहेगा प्रेशर P डिवाइडेड बाय W प्लस पोटेंशियल हेड, जो कि हाइड्रोलिक फोर्स के कारण आया। इसके अंदर वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, जो पाइप है, एक पाइप के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड है, उसके ऊपर क्या किया गया, एक पीजोमीटर ट्यूब लगाई गई और थोड़ा सा आगे एक और पीजोमीटर ट्यूब लगाई गई। अकॉर्डिंग टू बर्नौली टर्म ये दोनों एक जैसे आने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो ये क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने वेलोसिटी हेड कैलकुलेट ही नहीं किया। तो इसके अंदर यहाँ तक फ्लूइड आ गया, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो ये अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनी है ये कौन सी है, HGL है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो गया था, जिसके कारण क्या है प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया और वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आ गया और यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो ऐसे बनती है। उसके बाद अगर आप इसमें वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लें तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, TEL, टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, जहां इसको बोलते हैं EGL, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, दोनों दो नाम हैं इसके, TEL भी बोलते हैं, EGL भी बोलते हैं, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये वाली होगी, और जो है टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन ये वाली होगी, जिसके अंदर वेलोसिटी को भी मेजर करेंगे आप, P डिवाइडेड बाय W प्लस Z प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ये क्या आ गया, टोटल वेलोसिटी भी आ गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ज्यादा आएगी, इस जगह पे ये कैसे मेजर होगी, ये होगी पीटर ट्यूब से, और ये जस्ट इसके ऊपर बना रहे यहाँ पर, ये आएगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे पीडोमीटर ट्यूब लगाओगे तो इसके अंदर ये वाला जो ग्रेडियंट है वो आएगा नहीं,
ये जस्ट आप इसके ऊपर इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ तक चला जाएगा, आप इसको पीटर ट्यूब से मेजर करके आएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद इसको इसके ऊपर बना देंगे। तो ये जो लाइन आएगी ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। तो ये जो लाइन है वो कौन सी है, टोटल एनर्जी लाइन, बिल्कुल सीधी। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है मे बी टेपर और मे बी कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी लाइन है वो बिल्कुल सीधी होगी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के मामले में एक चीज और रह गई, यहां से लेकर पाइप के सेंटर तक ये जो हेड है ये प्रेशर के कारण बना, P डिवाइडेड बाय W के कारण। और जो पाइप की हाइट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अर्थ के सरफेस से लेके उसको परिक्रेट जेड से, तो टोटल जो एनर्जी बनी थी वो कितनी थी, P डिवाइडेड बाय W प्लस जेड पोटेंशियल हेड जो कि पाइप का था, ठीक है, उसके कारण। उसके बाद ये जो हेड बना ये ड्यू टू वेलोसिटी था, ये पीजोमीटर के अंदर ही बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो उससे क्या है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास क्या आ गया, ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि टोटल एनर्जी लाइन कौन सी होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास क्या है, एनर्जी लॉस, ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए थी। टोटल एनर्जी लाइन जो थी उसके अंदर क्या क्या चीजें थी मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो पाइप का सेंटर, ये जो है ये अर्थ सरफेस से जेड ऊंचाई पर है। जेड ऊंचाई से लेके आपने पीजोमीटर ट्यूब लगाई तो यहाँ पर P डिवाइडेड बाय W वाला जो है हेड बन गया पाइप के प्रेशर के कारण। उसके बाद क्या था, थोड़ा सा जो है वेलोसिटी हेड अभी भी उसके अंदर है, तो वेलोसिटी हेड अपन ने कैलकुलेट नहीं किया था, तो वेलोसिटी हेड भी अपन ने इसके अंदर ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, उसको माप के। उसके बाद इसके अंदर वेलोसिटी भी ऐड कर दी। ये तीनों प्रेशर जो थे ये पॉइंट 1 पर है। उसके बाद पाइप के अंदर थोड़ी सी दूरी पर जाकर फिर से इसको कैलकुलेट किया गया, तो जेड भी सेम आया, P डिवाइडेड बाय W यहाँ पे आ गया, और जो था वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2g, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g वो यहाँ पे आ गया। लेकिन जब इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाया गया तो ये स्ट्रेट नहीं रही, जबकि बर्नौली इक्वेशन ने कहा था कि P डिवाइडेड बाय W प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g प्लस z शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। कहीं भी चले जाओ ये कांस्टेंट रहेगा। इतना यहाँ पे था तो इतना ही यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे चली गई लाइन, ओरिजिनल लाइन ये वाली होनी चाहिए थी। इतना जो था ये क्या आ गया, जो है लॉस ऑफ एनर्जी, ये ड्यू टू किसके कारण हुआ, फ्रिक्शंस के कारण, ठीक है। फ्रिक्शन ऑफ पाइप के कारण जो है बहुत सारा लॉस ऑफ एनर्जी इसके अंदर हो गया, जिसके कारण जो है टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट नहीं रही, जितनी उसको रहना चाहिए था उतना नहीं आया, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी अपन इस लेक्चर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे उसको जो है कम किया जा सकता है, कौन कौन से कैसे उसको मापा जा सकता है कि कितना उसके अंदर जो है लॉस होगा हेड का, ठीक है। तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन ये अपना चैप्टर है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण कितना हेड लॉस हो रहा है। तो फ्रिक्शन जो है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट करती है। फ्रिक्शन जो है वो सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप के कारण, ठीक है। पाइप जो थी उसका डायमीटर जो था वो पहले 20 मीटर चल रहा था, अचानक से 20 mm चल रहा था, अचानक से उसका डायमीटर जो है 40 mm कर दिया गया। तो वहां पे जो सडन एक्सपेंशन हुई है उसके कारण क्या है, एनर्जी के अंदर लॉस आता है, ठीक है। एनर्जी को अपन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब भी, तो उसके अंदर लॉसेस आते ही हैं। 100% एनर्जी जो है वो एक चीज से दूसरी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो जब आप एक वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हो, प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या है, बहुत सारे लॉसेस आते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। वो 100% हो नहीं पाती, कुछ ना कुछ लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू वहां के कुछ भी जो है 100% जैसा कुछ होता ही नहीं है कि 100% कुछ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जो है एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए किसी चीज की।
इंजन के अंदर अगर आप फ्यूल को जो है ब्लास्ट करते हो, वो 100% जो है वर्किंग में आ जाए, 100% एफिशिएंसी आ जाए, तो बहुत ही कम फ्यूल से आप बहुत ही ज्यादा देर तक इंजन को चला सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, वो एफिशिएंसी को रिड्यूस करती हैं, फ्रिक्शन होगी। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं, तो ये फ्रिक्शन सबसे मेजर जो है वो पार्ट प्ले करती है। और उसके साथ जब आप सडन एक्सपेंशन करते हैं तो एनर्जी कन्वर्जन होता है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उस कंडीशन में भी क्या है, लॉसेज होते हैं। जैसे ये पाइप जा रही थी, अचानक से क्या कर दिया आपने, इसको बेंड कर दिया, मोड़ दिया, तो जो सारी जो फ्लूइड की एनर्जी थी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब कन्वर्ट हुई, उसके बाद फिर से वो जाके प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब वेलोसिटी में, तो वहां पे भी क्या है, एनर्जी लॉस है। जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वहां पे एनर्जी लॉस होएगा। तो ऐसे सारे एनर्जी लॉसेस को जब आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी लॉस आएगा, तो वो जो है बहुत सारे तरीके से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, अलग अलग उसके लिए फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले क्या है, एनर्जी लॉसेस वो दो तरीके के होते हैं, एक तो मेजर लॉसेस और एक होते हैं माइनर लॉसेस। ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ये आते हैं एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस, जो एनर्जी लॉसेस है वो दो तरीके के होते हैं। उसके अंदर पहला आता है मेजर लॉस, पहला आता है मेजर लॉसेस, मेजर लॉसेस, और दूसरा आता है माइनर लॉसेस, माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस, दो तरीके के लॉस होते हैं। मेजर लॉसेस को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके लिए ये कौन कौन से होते हैं, ये होता है फ्रिक्शन। मेजर लॉस कौन सा होता है, फ्रिक्शन। एनर्जी लॉसेस दो तरीके के, मेजर लॉस, माइनर लॉस। मेजर लॉस जो होता है वो क्या होता है, वो होती है फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है फ्रिक्शन। और जो माइनर लॉस है वो कौन कौन से हैं, सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप। तो ये क्या है, ये सारी चीजें ऐसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। सडन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, उसके बाद क्या है, अचानक से कोई उसके अंदर बेंड आ गया, बेंड इन पाइप, बेंड इन पाइप, ये भी क्या है, ये भी एक माइनर लॉस है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे तरीके के लॉसेस हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई किसी पाइप के अंदर, उसका जो एरिया बनाया हुआ है वो साफ नहीं बनाया हुआ, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, ये भी क्या है, लॉस का कारण बनते हैं। तो ये सारे क्या है, माइनर लॉसेस हैं। तो फ्रिक्शन वाले मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस ये वाले। ठीक है, माइनर लॉसेस जो है वो इतना रोल प्ले नहीं करते अपने जो है एरिया को, सॉरी वाटर फ्लो को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, इफेक्ट करते हैं लेकिन बहुत ही कम। तो जो मेजर लॉसेस हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दो फार्मूले हैं उसके। एक तो है चेजिस फार्मूला, चेजिस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चेजिस फार्मूला। और दूसरा कौन सा है इसके लिए, डार्सी वेस्टैच फार्मूला, डार्सी वेस्टैच फार्मूला। ठीक है, तो ये दो तरीके के हैं फार्मूलाज जिनकी हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर लॉसेस को। तो यहाँ पे क्या है, इसको कैलकुलेट किया जाएगा इन दोनों फार्मूलों से। आप पढ़ेंगे कि ये दोनों फार्मूले कैसे वर्क करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।